वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर इरफान साहब, ये जो बात ये कही गई है, ये जो ईरान इराक जंग की बात की जा रही कि 8 साल जंग लगी रही, उसके नुकसानात भी सबके सामने थे। उन जंगों में और इस जंग में एक बहुत मेजर डिफरेंस ये है, वो जंगें इलाकाई सतह के ऊपर लड़ी गई और उनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया को नहीं था। लेकिन ये जो अमेरिका का ईरान पर हमला था, या इसको जो जंग की शक्ल इख्तियार की इसने ईरान की रेजिलियंस की वजह से, इसने बहुत सारे ममालिक को भी अपने लिपेट में ले लिया। और वो ममालिक जहां जंग नहीं थी या जहां हमले नहीं हो रहे थे, चाहे वो ईरान हो चाहे अमेरिका हो, लेकिन वो भी सब इसकी लपेट में आए हैं, क्योंकि जो दुनिया की ऑयल तरसील की शारक कह सकते हैं एक तरह से, वो शारक बन गई। अगर नहीं भी थी तो वो उसने पूरी जो है वो तेल की जो प्राइसेस हैं उसको ऊपर नीचे करके रख दिया, जिसका नुकसान ये है कि अब वो दुनिया की तमाम मईशतें उससे अफेक्ट हो गई। मैं और आप भी उससे मुतासरा हैं इस वक्त। ये जंग जो है ये तो कंटिन्यू नहीं की जा सकती किसी भी सूरत के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ईरान हो। इसको कैसे रोकना जो है वो पॉसिबल बनाया जा सकता है, अगर दोनों फर्ज कीजिए कि प्रेशर के चक्कर में या प्रेशर टैक्टिक के चक्कर में अपनी जिद और अना पर कायम रहते हैं और मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाते, फिर किस तरह से इसको रोका जाएगा? देखिए, जो अनाए होते हैं ना, वो तो लीडरशिप का खासा होता है। कोई भी लीडर अना के बगैर होता नहीं है, और जब लीडर्स या मुमालिक अपनी अनाओं के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लें तो फिर वो लीडर्स होते नहीं है। जो आपने बात की कि पुरानी जंगें और अब की जो जंगें हैं उनके अंदर फर्क, तो ईरान की बेसिकली जो ज्योग्राफी है ना, वो उसकी सबसे पहली डिफेंस लाइन है। जब आप उसको ईरान को देखते हैं, अब तक इराक के साथ भी वो लड़ा और बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा 8 साल तक, और फिर 79 से लेके अब तक आप देखते हैं कि उसके ऊपर हर तरह की सैंक्शन लगाई गई, डिप्लोमेटिक रिलेशन उसके साथ कायम किए गए। लेकिन फिर भी 40 साल अगर आप एक मुल्क के ऊपर सैंक्शन लगा दें, उनका पंजाबी में हुक्का पानी बंद कर दें, और फिर आप इस वजह से उसको पर हमला करें कि इस वक्त ये अपने वक्त के कमजोर तरीन लम्हे से गुजर रहा है। असाद रजीम जो है शाम में वो कोलैप्स कर चुका है, हौती बागी जो है उनकी कमर टूट चुकी है, हिजबुल्ला जो है वो भी जो है वो कमजोर हो चुका है, तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कोलैप्स कर चुका है। तो ये मुनासिब वक्त है कि ईरान को ऊपर हिट किया जाए, क्योंकि इस वक्त वो उठने की जो है वो पोजीशन में नहीं है। और उस वक्त के अंदर जब ईरान ने हमला किया और आपने ये समझा ये सबसे ज्यादा कमजोर पोजीशन में है, और यही आपकी मिस कैलकुलेशन है। देखिए, रियासतें अमेरिका जो है स्पेशली, उसने हमेशा मिस कैलकुलेट किया है। चाहे उसने इराक के ऊपर हमला किया तो आप देखते हैं कि आज इराक का क्या हाल है, अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया 20 साल के बाद, वही दहशतगर्द नेटो के साथ बैठ के टेबल पे पाकिस्तान ने वो दोहा के अंदर अकॉर्ड करवाया और उसको फिर वहां से जाना पड़ा, वहां पे भी मिसकैलकुलेशन हुई। और यहां पे भी अमेरिका पहले दिन से अब तक सूरत हाल को मिसकैलकुलेट कर रहा है। वो ये समझता है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्सेज उसके पास है, उसके पास बड़े बड़े तैयारा बरदार बहरी जहाज हैं, तो वो किसी भी मुल्क को अपने घुमंड से, अपने गरूर से, अपनी ताकत से जो है ना उसको सर निगू होने पे मजबूर कर लेंगे। लेकिन जब एक मुल्क की ज्योग्राफी उसका डिफेंस बन जाता है तो फिर यही हशर बड़ी ताकतों का होता है, जो हशर आज आपको अमेरिका का होता हुआ देख रहे हैं। वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया गया तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खिलवाने आया तो उसने खुद उसका ब्लॉकेट कर दिया, मतलब ब्लॉकिंग को ब्लॉक उसको करना पड़ गया। ये है ईरान की डिफेंस लाइन। अगर वो खारगा आइलैंड के ऊपर आता है तो साथ ही उसके पास ईस्टर्न साइड के ऊपर अगर उसको जाना पड़ेगा, वहां से अटैक्स होंगे फौज के ऊपर, तो वो खारगा आइलैंड में भी नहीं आ सकता, बूट्स ऑन द ग्राउंड वो रख ही नहीं सकता। लिहाजा और एयर का इस्तेमाल करके, मिलिट्री पावर जो एयर पावर का इस्तेमाल करके वो रजीम को तब्दील कर ही नहीं सकता। देखो, तो बुनियादी मकसद था क्या अमेरिका का ईरान के ऊपर हमले का, क्या हमने रजीम चेंज करना है। देखें, आपने ईरान में भी, इराक में भी रजीम चेंज किया था सद्दाम का, तो क्या रिजल्ट निकला। लीबिया का भी आपने रजीम चेंज किया, क्या रिजल्ट निकला। देखें, जब तक रजीम की तब्दीली के लिए विद इन द स्टेट जो है वो प्रोटेस्ट नहीं होते, और प्रोटेस्ट जब ऑर्गेनिक नहीं होंगे, अपराइजिंग जब ऑर्गेनिक नहीं होगी, तो कभी भी बाहर से आप इंपोज नहीं कर सकते डेमोक्रेसी को। जब ईरान के ऊपर आप डेमोक्रेसी को इंपोज करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी बात कि कल अभी अंतालिया का ये जो डिप्लोमेसी फोरम हो रहा था, उसके अंदर शाम और इजिप्ट के जो सफीर हैं अमेरिका के, उनका नाम डॉम रॉक शायद उनका नाम था, आप उनकी जरा स्पीच तो सुने। तो वो स्पीच के अंदर क्या कह रहे हैं कि हमें इन अरब कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड ही नहीं है, हमें यहाँ पे मोनार्कीज रिक्वायर्ड हैं,
और वो मोनार्कीज अल्टीमेटली अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, और वो बादशाहतें अमेरिका को ये रियलाइज करवाती हैं कि अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई या हमारे बिहाफ पे या हमारी जगह पे कोई और वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, तो आपके जो मफादात इस रीजन के अंदर हैं वो कभी भी आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। एक तरफ आपका ये नैरेटिव है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप ईरान का रजीम तब्दील करके वहां पे खुशहाली ले आएंगे, प्रोस्पेरिटी ले आएंगे। देखिए, अगर आपने प्रोस्पेरिटी लानी है, प्रोस्पेरिटी, तो आप ऐसा करें, उनके जितने भी एसेट्स हैं उनको रिलीज कर दें, उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो उठा दें। और ईरान ने किस दिन आपको अपना दुश्मन कहा कि मैं आपसे लड़ना चाहता हूं? ये तो इजराइल ने अमेरिका के कानों के अंदर डाल दिया, और 1990 से पहले तक यही इजराइल जो था ये कोशिश कर रहा था। वो पारसी की अगर आप किताब पढ़ें, यही इजराइल कोशिश कर रहा था कि ईरान के और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हो जाए। ये तो गल्फ वॉर के बाद जब उसको ये पता चला कि अब इजराइल के पास ऐसी कोई चीज नहीं है, ना ऑयल है कि जो अमेरिका को अट्रैक्ट कर सके, ना इजराइल के पास ऐसी चीजें हैं जो उसको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस दे सके इस खित्ते के अंदर। तो उनको ये था कि अगर अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हो गए तो फिर इजराइल को कौन पूछेगा। लिहाजा इजराइल की हमेशा से ये कोशिश है कि ईरान और अमेरिका के कभी भी रिलेशन नॉर्मलाइज हो ही ना, और इसी वजह से आप देखते हैं कि जब भी टॉक्स होंगी अल्टीमेटली ये जो स्पॉइलर है इजराइल, ये हमेशा इसको स्पॉइल करने की कोशिश करेगा। और इस वक्त इजराइल जो कुछ खो चुका है इस जंग के अंदर, उसकी जो क्रेडिबिलिटी मगरिब में थी वो खत्म हो चुकी। और अमेरिका के अंदर अगर आप अभी जो पोल हुआ है, तो डेमोक्रेट्स के अंदर कितने सारे लोग हैं, 40% तकरीबन लोग हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ वोट दिया है। आपका पॉइंट मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर इरफान साहब। डॉक्टर बिलाल शफीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर बिलाल, जो इस वक्त हमारी जो डिबेट है वो ठीक है, ये सारी बातें जो डॉक्टर इरफान ने कही हैं वो सब बातें बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव में दुरुस्त हैं, पर मेरा पॉइंट ये था, मैंने जो सवाल किया था वो ये था कि ईरान जो है, अगर फर्ज कीजिए कि जंगबंदी खत्म होती है, तो उसके बाद ईरान के पास क्या मामलात या क्या चॉइसेस होंगी और अमेरिका के पास क्या चॉइसेस होंगी। जो डॉक्टर नवीद इलाही हैं उनका कहना यह है कि जो इस वक्त दोनों ममालिक जो है वो जंग दोबारा शुरू नहीं कर सकते, वो करना भी नहीं चाहते, लेकिन जंगबंदी खत्म हो जाती है, उसका वक्त खत्म हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, मेरी भी इसमें यही ओपिनियन है कि जंग जो है इस वक्त ना अमेरिका के टेबल पर है और ना ही ईरान की। अब आपने कहा कि अगर जंगबंदी खत्म हो जाती है तो उसके बाद ईरान का क्या फ्यूचर होगा, या यानी ईरानियन कैसे सरवाइव करेंगे। चले इस सवाल को मैं से ले लेते हैं कि वो टर्म्स एंड कंडीशन, ह्यूमिलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन, जो मैं आई एम नॉट हियर टू सपोर्ट हिटलर, लेकिन पहली जंग अजीम के बाद जो जर्मनी पर टर्म्स एंड कंडीशन इंपोज की गई थी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आईआर के स्टूडेंट हैं उनके इल्म में होगा। अगर तो ईरान पर वो टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जाती हैं जिससे ईरान की अपनी सिक्योरिटी, उसका अपना सर्वाइवल, उसका इस खित्ते में जो रोल है, उसकी एक सिविलाइजेशन है, गालबन 2,500-3 हजार साल पुरानी उसकी सिविलाइजेशन है, फिर उसके जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, उसके इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, वो कई गुना बढ़ जाएंगे, तो फिर भी ईरान का सर्वाइवल नहीं है। इस वक्त मेरी जो अदना सी राय है, नाकिस राय है, मैं ये समझता हूं अमेरिका जो है वो ये जंग हार चुका है। ठीक है, आप देखें ना रजीम चेंज कर सका, नई नस्ल आ गई, उसी नजरिए से अटैच है, यानी खमीनी साहब के नजरिए से अटैच है, चाहे उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम कुछ भी है, लेकिन हमें उससे रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, फिर हम आगे आ जाते हैं, उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, यूरेनियम की इनरिचमेंट, ये इतनी एम्बिगुअस टर्म है और ये इतनी एम्बिगुअस गेम है कि ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि ईरान इतने % यूरेनियम इनरिच कर चुका है, नो वन श्योर अबाउट इट, ये सब स्पेकुलेशंस है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर ईरान कल को मान भी लेते कि ठीक है जी, हमने जो यूरेनियम की इतने % इनरिचमेंट की है, आप ये ले ले, क्या गारंटी है कि ईरान ने सारी की सारी यूरेनियम दे दी है। बात इस वक्त है रियासत के सर्वाइवल की। अमेरिका के साथ ना नेटो खड़ा है, ना अमेरिका के साथ यूरोप खड़ा है, ना अमेरिका के साथ अमेरिका की अपनी अवाम नहीं खड़ी। आप देखें ना, अमेरिका सिर्फ अब ये चाह रहा है, या मुझे जितनी डोनाल्ड ट्रंप की समझ आ रही है, वो ये बात ठीक है, आपकी दोस्त है, नहीं, मेरा सवाल जरा मुख्तलिफ था। मेरा सवाल जरा ये, ठीक है, ये आप जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह है, वैसे तो न्यूक्लियर मामलात इतने वो इस तरह से उसकी डीलिंग शायद नहीं होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं किसी प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत चल रही हैं, IAEA की इंस्पेक्शंस वहाँ होती रही हैं, वो NPT का सिग्नेटरी है ईरान। डॉक्टर आप मेरी बात, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप मेरी माइट इज राइट याद रखिएगा, रियली स्कूल ऑफ थॉट कहता है माइट इज राइट, वो ठीक है। जब हम IR पढ़ते हैं ना, मेरा सवाल जाता है जिसके पास ताकत है दुनिया उसकी है। डॉक्टर साहब मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये था कि मैं ये कह रहा था कि इन केस जंगबंदी का वक्त गुजर जाता है, अगर फर्ज कीजिए जंगबंदी का वक्त गुजर जाता है, ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि मैं जंगबंदी में तौसीन नहीं चाहता,
ख्याल ये है, हम जो अब तक बात हुई थी वो यही थी कि यकीनन ये दोनों जो हैं वो जंग नहीं करना चाहते, तो किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा? सवाल मेरा ये था कि ईरान और अमेरिका फिर आगे किस तरह से बढ़ पाएंगे? चले, मेरी अभी भी राय है जंगबंदी कायम रहेगी। अब आपके मैं सवाल पर आ जाता हूं, अगर जंगबंदी का वक्त गुजर जाता है फिर यही होगा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ईरान के पास खोने को क्या है? फिर ईरान यहां जो भी करेगा, जो उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो जो अमेरिका के एलाइड रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका को यहाँ अड्डे दिए हैं, और इजराइल उसका सबसे बड़ा यहाँ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सारी की सारी अमेरिकन लॉबी वो कंट्रोल करता है, उनका मीडिया वो कंट्रोल करता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम वो कंट्रोल करता है, फिर सबके लिए मौत है। दुनिया की मैशत का पहिया ऐसा जाम होगा, दुनिया को भी मालूम हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है सर। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ना, मैं आपको फिर समझाना चाह रहा हूं, ये अमेरिका को सूट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सिर्फ ये नहीं कर सकता कि ट्रंप ये चाह रहा है, जो मैं बताना चाह रहा था, कि सिर्फ वो हाथ ऊपर रखकर अमेरिकन अवाम को ये बताना चाह रहा है, देखिए जी मैंने अपनी शराइत रखी, मैंने ईरान को बड़ा टफ टाइम दिया। मैं आज भी आपको बता रहा हूं, अमेरिका इस जंग से ऐसे भागेगा जैसे कोई चोर जेल से भागता है, या कोई करप्शन करता हुआ आदमी पुलिस से भागता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप हो या अमेरिका हो, वो इस जंग को नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं इस वक्त जंग करने का मतलब क्या है? कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तबाही। डॉक्टर बिलाल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं डॉक्टर नवीद यही सवाल मैं आपसे करता हूं, मिसाल के तौर पे जब प्रैक्टिकली ये चीजें जो आगे किस तरह, मैं एक्चुअली जानना चाहता हूं कि ये बात किस तरह से आगे बढ़ेगी। फर्ज करते हैं कि जो जंगबंदी का वक्त खत्म हो जाता है, मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या ट्रंप मजबूर होंगे जंगबंदी अनाउंस करने या उसको एक्सटेंड करने में, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मैं तोसी नहीं देना चाहता। ये इसी तरह ही बढ़ता रहेगा और जंग नहीं होगी, ये इस तरह का स्टेटस होगा, या आपको लगता है कि अमेरिका हमलावर होगा, एक दफा वो प्रॉपर तरीके से ईरान को ये कन्वे करेगा, उसके लिए अगर उसको हमला करके भी करना पड़ता है तो वो कोई ना करेगा, जिस तरह उसने आबनाए हरमज की नाकाबंदी के दौरान ईरान जो 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 झंडा बरदार त्यारा था, सॉरी बहरी जहाज था, उसको रोका था? जी, मैं इस पे मेरा ख्याल है 3 पॉइंट्स जो है हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये ठीक है कि अगले जो 24 आवर्स हैं दे आर वेरी क्रिटिकल जी, चूंकि जो हालात हैं, मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट है, और जिस तरह की जो स्पारिंग हो रही है स्टेटमेंट्स की, उससे माहौल जो है वो कशीदा मजीद हो रहा है। दूसरी बात जो मैंने पहले अर्ज की थी कि बज़ाहिर दोनों के पास ये एपिटाइट नहीं है कि मजीद लड़ाई करना चाहें, उनकी अपनी अपनी वजूहात हैं जो सब जानते हैं, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ये है कि मैं अभी भी होपफुल हूँ कि ये इस दौरान बैक एंड पे जो एफर्ट्स हो रही हैं वो मटीरियलाइज हो सकती हैं। क्रिटिकल होने के बावजूद मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि उनमें देखना, एक तो है ना, वो जब आए थे उस पर जंग करना चाहते थे, अब वो जंग नहीं करना चाहते, वजूहत जो भी हो दोनों पार्टीज। जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान ने रेजिलियंस का मुजाहरा किया है और उसने अमेरिकन और इजरायली मिलिट्री माइट को फेस किया है जी। लेकिन फेस कैसे किया है? जैसे आप देखें, जब वो पीएमए में होती है ना बॉक्सिंग, तो बेस्ट लूजर भी होता है जो बहुत पंच खाता है लेकिन गिरता नहीं है। अच्छा, तो उसने एज ए मार बहुत खाई लेकिन अपना रेजिलियंस शो की, करेज शो की, और जवाब भी देता रहा, और अब भी शो कर रहा है कि मैं उसको फाइट करने की पोजीशन में हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तमाम अवामिल जो हैं प्रैक्टिकली देखने पड़ेंगे। कोई मुल्क जो है, चाहे वो ईरान की ही जो हायरार्की है, वो कोई इस तरह के रेडिकल और सेंटिमेंटल लोग नहीं है, जी जी, बड़ा सोच समझ के चलने वाले लोग हैं। तो इन तमाम धमकियों के बावजूद वो इसका कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए सोच रहे होंगे। और जो मीडिएटर्स हैं वो भी होपफुल इसलिए हैं, तैयारियां इसलिए हो रही हैं कि यस दे विल कम ओवर टू इस्लामाबाद फॉर टॉक्स। और जो सबसे ज्यादा थ्रेट कर रहा है अमेरिका, उनका सबसे ज्यादा प्रोग्राम आ रहा है कि जेडी वैंस जो है वो चलने वाले हैं। ईरान के ऊपर जरा शक शुबा है कि वो नहीं मान रहे, हो सकता है एंड में वो भी मान के वहां पहुंच जाए, उनका जरा टाइम कम है पहुंचने का। जी जी, तो मेरा ख्याल है कि ये इन चीजों को देखना पड़ेगा। अभी सिचुएशन इज फ्लूइड, और जो कुछ हम कर रहे हैं दैट इज क्रिस्टल बॉल गेजिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर रियल टाइम इंफॉर्मेशन के अंदर क्या हो रहा है। और हम जो कुछ कर रहे हैं वो सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखते हुए जी बात जी, कर रहे हैं। यकीनन वो उस तरह की इंफॉर्मेशन पास। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर इरफान,
फ़र्ज़ कर लेते हैं ये जो अब हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात कर रहे हैं, कि हम तो अभी फ़िलहाल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे ही बात कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी अता तारड़ साहब की तरफ से जो कन्वे किया गया है वो यही है कि इंतज़ार किया जा रहा है ऑफिशियल कन्फर्मेशन का ईरानी डेलीगेशन का। मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि फ़र्ज़ करते हैं कि ये अगर ये मामला जो है कल तक या जंगबंदी ख़त्म होने तक हमारे सामने कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती, जो पाकिस्तान का स्टेक है, पाकिस्तान वैसे तो ये अगरचे कि ये बिल्कुल ओपनली कह रहा है कि हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, हम कोई एज सच कोई इसके सालिस नहीं है, हमारा मकसद ये है कि आप दोनों मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें और बैठकर बातचीत करें और अपने मसाइल हल करें, हम जो फैसिलिटेट कर सकते हैं आपको करेंगे, क्योंकि दोनों का एतमाद पाकिस्तान पर। लेकिन क्योंकि आपको पता है प्रोपेगेंडा की दुनिया है आज जो है वो किस तरह से आपके इर्द गिर्द दुश्मन बैठे हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होगा उसको कैसे डील किया जा सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान है ना, गुज़िश्ता जब से ये जंग शुरू हुई है, बल्कि उससे भी पहले से पाकिस्तान एक इंतहाई टाइट रोप के ऊपर चलता रहा है। पाकिस्तान ने वाशिंगटन से लेके बीजिंग तक और तेहरान से लेके रियाद तक एक ऐसे तवाज़ुन को कायम करने की फॉरेन पॉलिसी अपनाई है, जो कि पूरी एक केस स्टडी है कि किस तरह से एक मुल्क एक ही वक्त के अंदर बिल्कुल मुतज़ाद मफादात रखने वाले ममालिक के लिए एक तो वो एक ट्रस्ट का एलिमेंट बन सकता है, उसके ऊपर सबका ट्रस्ट है, और दूसरा उन तमाम फ्री कैन को एक टेबल पे लाने की सलाहियत भी उस मुल्क के अंदर मौजूद है। तो ये पाकिस्तान ने तो कर दिखाया और ये एक पूरी केस स्टडी है। अच्छा, दूसरी आपने बात की कि पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होगा वो बहुत ज़्यादा मतलब इनकी तरफ से हो सकता है। एक आपके करीबी आपका दुश्मन है, मशरिक के अंदर बैठा हुआ है, और जो पहले दिन से जिसको वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा रबिश हो जाता है कि मरोड़ उठ रहे हैं उसके अंदर कि ये इतना बड़ा जो वो तो जो पाकिस्तान बहुत जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है उस वक्त भी वो इस तरह की बातें निकाल लेता है जो इंतहाई इलॉजिकल, और वो उनके नेशनल न्यूज़ चैनल के ऊपर चल रही होती हैं और वहां के जर्नलिस्ट उस पर डिबेट करते हैं। और भाई बात यह है कि जब जंग शुरू हुई थी 2 दिन पहले मोदी साहब जो थे वो इजराइल में बैठे हुए थे 3 दिन के दौरे के ऊपर, और वहां पे आपने एक फ्रीक को चुन लिया कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। और 47 से लेके 2014 तक जो फॉरेन पॉलिसी रही है इंडिया की, वो बड़ी नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी रही है, या मल्टी अलाइंड इसको कह ले कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के साथ अच्छे ताल्लुकात वो बना के रखता रहा है। लेकिन अब आके वो अलाइंड हो चुका है और उसने अपने सारे जो वनडे है ना वो अमेरिका की टोकरी में रख दिए हैं, और इस वक्त इजराइल के साथ उसकी दोस्ती। और अभी आप देखते हैं कि स्टेट ऑफ हरमुज के अंदर 2 शिप्स के ऊपर अटैक हुआ है IRGC की तरफ से, जो इंडियन शिप्स थी, और उसके बाद भी आपको इंडिया के अंदर शोर उठता हुआ नजर आता है कि जब से फील्ड मार्शल साहब ईरान के अंदर गए हैं तो उसके बाद ये शिप्स के ऊपर अटैक होना शुरू हुए हैं। मतलब वो कोई प्रोपेगेंडे का जो लम्हा है वो जाने देते नहीं है। तो उनका प्रोपेगेंडा असल में हमारे ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक बहुत बड़ी ताकत एक छोटे मुल्क की तारीफ कर रही है। तो जो भी इंडिया अगर हमें अपना सबसे दुश्मन नंबर 1 समझता है, तो असल में ये पाकिस्तान की तारीफ है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो रकबे से उससे छोटा है, जो माइशत में उससे छोटा है, जो पॉपुलेशन में उससे बहुत छोटा है, उस मुल्क को आप अपना दुश्मन नंबर 1 कह रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर ये हमारे कद को बढ़ा रही है ये बात, लिहाजा हमें उसकी तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ आपके ऊपर जो तनकीद हो सकती है वो इजराइल की तरफ से हो सकती है, और इजराइल वो मुल्क है जिसको हमने कभी रिकॉग्नाइज किया भी नहीं है और मुस्तकबिल में करेंगे भी नहीं। तो इस वक्त जो बाकी दुनिया है वो सारी की सारी दुनिया ट्विटर भरा हुआ है ऐसे पैगामात के साथ कि जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल जो हैं उनकी तौसीफ की गई है, उनकी मदहसराई की गई है कि जिस तरह से उन्होंने इस दुनिया के अमन को बचाने के लिए फ्रंट लाइन पे आए हैं। वो काम जो यूनाइटेड नेशंस ने करना था वो ना कर सका, जो फ्रांस ने, यूके ने, रशिया ने, चीन ने करना था वो ना कर सके। तीसरी जंग अज़ीम रोकी है पाकिस्तान ने। डॉक्टर बिलाल, ये जो पॉइंट है जो भारतीय प्रोपेगेंडा है वो तो अल्टीमेटली अब आप देख रहे होंगे जैसे जैसे डेडलाइन करीब आएगी वो शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह डॉक्टर इरफान कह रहे हैं इतना कद बढ़ गया है पाकिस्तान का, आपको लगता है कि जो भारतीय प्रोपेगेंडा या इवन इसराइली प्रोपेगेंडा या कोई उस तरह का कोई और 1-2 मुल्क होंगे उनके प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान की जो रेपो डेवलप हुई है या पाकिस्तान का जो कद काट बढ़ चुका है उस पर कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल आएगा। उसकी वजह यह है कि भारत का अब चाहे पठानकोट का वकूआ हो, थोड़ी सी मुझे आपने 2 मिनट देने, पुलवामा का हो या कोई भी इशू हो जिसपे भारत ने फास्ट ट्रैक ऑपरेशन किया, दुनिया ने उसे ऑन नहीं किया, और सबसे भरकर 6 मई 7 मई से लेकर 9 मई तक जिस तरह भारतीय मीडिया ने अपने आप को एक्सपोज किया, जो बचगानापन था
मैं यहाँ वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गिरफ्तार हो गए, कराची एयरपोर्ट पकड़ा गया, फलां जगह ये हो गया, यानी द वे दे बिहेव वाज रिडिकुलस, इवन मोर देन रिडिकुलस। तो उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, उनकी कोई से नहीं है। बल्कि यकीन करें, इंटरनेशनल मीडिया के बहुत सारे जो सीनियर कमेंटेटर हैं, आई हैव स्किप्ड देयर नेम, पिछले दिनों मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, एक अमेरिकन कोरेस्पोंडेंट थे, उन्होंने इंडियन चैनल में कहा यार तुम मजाक कर रहे हो, हम इतने सीरियस इशू पे बात करें। वो पाकिस्तान को लेके बकवास कर रहे थे। जी। फिर चाइना के कुछ एक कोरेस्पोंडेंट है, कोई डिफेंस एनालिस्ट है। इंडियन मीडिया इज नथिंग, जस्ट इट इज जस्ट अ एंटरटेनमेंट मूवी, वो भी थर्ड ग्रेड। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो संजीदा कंटेंट देखते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को, ग्लोबल अफेयर्स को, सिक्योरिटी के इश्यूज को समझते हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत दिया, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। यही शहबाज को, आई एम नॉट हियर टू किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करा, यही शहबाज गवर्नमेंट 90s के एरा में आई, यही शहबाज गवर्नमेंट 2008 में आई, 2013 में आई, ये माजी में भी रही, लेकिन पाकिस्तान को इतनी इज्जत नहीं मिली। इस वक्त जो पाकिस्तान को इज्जत मिली है, सिर्फ सहरा जाता है ख्वाजा पाकिस्तान और आसिम मुनीर पर। ये मैं वो बांगे दौल कह सकता हूँ, ये कोई ठगी छुपी बात नहीं है। किसी को मेरी बात पसंद आए ना आए, अगर आपके पास मजबूत फौज ना हो, अगर आपने अफगानिस्तान को नकेल ना डाली हो, जो कहता था वी आर ग्रेवयार्ड ऑफ ग्रेट एम्पायर्स, उसने उसका ये नारा था। अब वो मिन्नतें कर रहे चाइना के जरिए हमारी जान छुड़ाओ। यही ईरान जिसके साथ हमारी सिंपथीज है, इन्होंने भी हमारे साथ शरारत की, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, हमने उनको 24 घंटों के अंदर ये बताया पाकिस्तान कोई मजाक नहीं है। इंडिया के साथ हमने क्या किया आपने देख लिया, पीएलए के साथ हम क्या कर चुके आपने देख लिया। यानी इस वक्त जो आपकी फौज है ना सर, ये है वहशतनाक दुश्मनों के लिए, दहशतनाक। इन्होंने अपना लोहा बनवाया है। इधर मैं शहबाज शरीफ साहब को कह दूं जी उन्होंने ये किया, ठीक है, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज रिस्पेक्टेबल। इसाक डार साहब हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वी हैव अ ग्रेट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन इसके पीछे आपकी फौज, आपके शोहदा का खून, आपकी कुर्बानियां, आपकी नॉन कन्वेंशनल वार, जिसमें ख्वाजा पाकिस्तान 40 सालों से एंगेज है। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो 40 सालों से जिसकी फौज नॉन कन्वेंशनल वॉर में एंगेज हो? हमने यार जो जितनी भी इंसर्जेंसी हुई है, फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में हमने अपने एटॉमिक एसेट प्रोटेक्ट किए, हमने पाकिस्तान को प्रोटेक्ट किया, हमने एक पूरी दुनिया जो यहाँ बैठी हुई थी हमारे मगरिब में, हमने उसमें से भी निकले। और अल्लाह गरीब के रहमत करे हमीद गुल साहब को जो कहते थे 9/11 बहाना। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं डॉक्टर बिलाल, मैं जरा डॉक्टर नवीद इलाही से पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ये जो जी आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर बिलाल। मैं जो बात करना चाह रहा था, डॉक्टर नवीद इलाही से बात कर रहा था कि डॉक्टर साहब ये जो अभी 4 ममालिक के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब, ये जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, क्योंकि आपकी एक स्पेशलाइजेशन है सिक्योरिटी के मामलात में, हम इसको पहली बात वो तो इस्लामिक नेटो और ये वो, मैं इस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन ये जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जिसकी बात की जा रही है, आपके ख्याल से ये जो है ये किस हद तक पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और बाकी ममालिक के लिए भी, और कितनी जल्दी हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इसको ऑन ग्राउंड देख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपस में कोलैबोरेट करें। आपको मैं मिसाल देता हूं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही एक 5 आइज नामी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, जिसमें 5 मेन कंट्रीज ने इंटेलिजेंस नेटवर्क बना लिया जी, जो आज भी चल रहा है दुनिया में। आप अगर निशाना है कि तीसरा मुल्क का डिप्लोमेट जो है वो यहाँ पे आपके लिए अगेंस्ट काम कर रहा है और उनके लिए काम कर रहा है, दे वर्क फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं। तो एक तो कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये समझने की ज़रूरत है कि इस दौर में पिछले कोई 1 दहाई से भी ज़्यादा से जो वॉरफेयर है वो काफ़ी बदल गई है, जिसको एक रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स कहते हैं, RMA, जिसमें अमेरिका की तरफ से ये था कि सिर्फ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, जो बूट्स ऑन ग्राउंड वाला जो है वो कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल वॉरफेयर थी बर्नर पे जी, और उसमें हाइब्रिड वॉर को भी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को भी शामिल कर लिया। 5th या 6th जनरेशन वॉरफेयर शुरू हो गई। मिसाइल्स के साथ दुश्मन को इतना हिट करें कि वो बिल्कुल ही डेसिमेट हो जाए या क्रिपल हो जाए, पैरालाइज हो जाए। तो ये चीज़ें देखते हुए ज़रूरत ये है कि ये एक मुल्क का काम नहीं है, आपने टेक्नोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करना है और इंटेलिजेंस के लिए और दूसरी फोर्सेस के लिए आप कोलैबोरेट करना है अपने लाइक माइंडेड जो मुल्क हैं जिनके इंटरेस्ट आपसे कोइंसाइड करते हैं। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि, और रूल ये है IR का कि
there are no permanent friends and foes in जी international जी relations, and only your national interest is permanent. जी जी लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पे आपकी बड़ी परमानेंस मौजूद है। आप देखें 70-80 साल से सऊदी अरेबिया है या चाइना है, इवन अमेरिका के साथ आपका रिलेशन अप एंड डाउन होता रहा, लेकिन कायम स्ट्रेटेजिक रहा पार्टनर रहा। है। और बाकी मुस्लिम ममालिक हैं, तो उनके साथ आपका ये रहा, तो उनके साथ आपको फर्दर कोलैबोरेशन करनी चाहिए, जो क्योंकि अब ये जरूरत ये है, आपका मिलिट्री माइट और मसल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन तो मैं डॉक्टर समझता हूँ ये जो framework सिक्योरिटी है, फ्रेमवर्क जिसकी इसको बात की जा रही है, ये कोलैबोरेशन की हद तक तो नहीं होगा, ये इससे थोड़ा आगे की चीज होगी यकीनन। ये आगे ही होना चाहिए। कोलैबोरेशन किस बात की? देखिए, आप उसमें एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस करेंगे, आप अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे, इन टाइम्स ऑफ वॉर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एयरफोर्स हो चाहे आर्म फोर्सेस हो, तो ये उस तरह का फ्रेमवर्क होगा। ठीक ठीक है, मैं आप लेकिन अब ये मसला है, जी 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 आप आपका कंप्लीट कर लीजिए, मैं फिर डॉक्टर इरफान और से। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन इस फ्रेमवर्क में रहते हुए भी जैसे लोग एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमारा सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा हुआ है, तो अब सऊदी अरेबिया पे अगर एक मिसाइल लॉन्च हुआ है तो हम पाकिस्तान अटैक कर दें, ऐसे नहीं नहीं होगा। यकीनन ये तो उसके भी पैरामीटर्स हैं, आप उसमें जंग में इस तरह नहीं अपने आप को झोंक लेते, ठीक सपोर्ट करते हैं, जो मॉरल भी होती है और अदरवाइज भी सपोर्ट की जाती है। ठीक है। अब मैं डॉक्टर इरफान साहब, ये जो खलीजी ममालिक का मामला है, ये खलीजी ममालिक की ये जो कुछ हुआ है इस सारे मामले के अंदर, आपको लगता है खलीजी ममालिक में ये रियलाइजेशन है समवेयर कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी जो है वो खुद बनाना पड़ेगी, वो अमेरिका पर रिलाई नहीं कर सकते, और वो अगर ये अड्डे दे के अपने अपने उस रीजन को, उन्होंने एक्चुअली ये अड्डे दिए तो बचने के लिए थे, लेकिन यही उनके लिए उन पर हमला करने की वजह बन गए। तो आपको लगता है कि वो कोई खलीजी रियासतें या ये जो अरब ममालिक है, ये कोई अपना जो ये सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है वो बदलेंगे? देखिए जी, इस वक्त ना सिर्फ ये मिडिल ईस्टर्न कंट्री को ये रियलाइजेशन हो चुकी है, बल्कि यूरोप को भी ये रियलाइजेशन हो चुकी है। यूरोप के साथ भी 1949 के बाद जब नेटो बनी तो ये प्रॉमिस किया गया था कि अमेरिका आपको हमेशा आके बचाएगा, और फिर अब आप देखते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ये कहता हुआ आपको नजर आता है कि हमें नेटो की जरूरत थी, तो नेटो हमारे पास नहीं आया, लिहाजा मैं नेटो से निकल रहा हूँ। अच्छा, और इस वक्त यूरोप के अंदर ये रियलाइजेशन पाई जाती है कि अब हमको अपनी सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो देनी है, और अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर लगाना है, जो हम पहले सोशल डेवलपमेंट पे लगा रहे थे। बिल्कुल इसी तरह से जो सब्सिडीज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली जो हमारी अरब रियासतें थी, अब वो अपनी आवाम को दे रही थी हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा था कि आप एक इकोनॉमिक हब तो बन रहे थे दुनिया की, लेकिन मिलिटरीली इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आपने ये अपनी पावर को भी प्रोजेक्ट करना होता है। पावर की कैपेबिलिटी होना एक चीज होती है, प्रोजेक्शन ऑफ द पावर ये दूसरी चीज होती है। तो इस वक्त आपको जब तक प्रोजेक्ट नहीं करेंगे आप अपनी पावर को, तो ये दुनिया तो आपको खा जाएगी। लिहाजा इस वक्त मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इंतहाई संजीदगी के साथ यूएई की तरफ से भी ऐसी इंडिकेटर्स आ चुके हैं, और दीगर जो अरब कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी ऐसे इंडिकेटर्स आ चुके हैं जो ये शो कर रहे हैं कि अल्टीमेटली अमेरिका के ऊपर जो इनका ट्रस्ट था अपनी सिक्योरिटी को लेकर वो बिल्कुल डामाडोल हो चुका है। और इस वक्त जो 15 से लेकर 19 के करीब अमेरिकन अड्डे आपको मिडिल ईस्ट के अंदर नजर आते थे, वो तकरीबन पार्शली या टोटली डैमेज या कोलैप्स कर चुके हैं। अब जाहिर बात है उन अड्डों को बनाने में जितना वक्त लगेगा उतनी वक्त के अंदर आप किसी और जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसकी भी आप बुनियाद रख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर इरफान साहब, डॉक्टर नवीद इलाही और डॉक्टर बिलाल शफीक, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो इस वक्त सिचुएशन हमारे सामने है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं और ये जैसे कह लीजिए कि ये दुआ कर सकते हैं कि जो इस वक्त मुज़ाकरात जो जंग बंदी की ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है डेडलाइन, उससे पहले हम कोई ऐसी खबर ज़रूर सुने जिससे ना सिर्फ इस डेडलाइन में तोसी हो, बल्कि दोनों जो ममालिक हैं ईरान और अमेरिका, वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें और बैठकर ये मामलात हल करें। क्यों? इसलिए कि इस वक्त दुनिया का हर फर्द तकरीबन जो किसी भी खित्ते में रह रहा है वो इस जंग से मुतासर हुआ है किसी न किसी सूरत के अंदर। उसकी ज़िंदगी में इस जंग की वजह से तंगी मज़ीद बढ़ी है। सो इसलिए ज़रूरी है कि इस जंग से जल्द अज जल्द निकल जाया जाए ताकि आम आदमी जो है वो सुकून का सांस ले ले, तेल की कीमतें कम हो, अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम हो, महंगाई की जो है ना वो शरह कम हो। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान।